चलिएगा, स्वागत है। तो कल हमने अल्प प्राण और महाप्राण कंप्लीट कर लिए थे, है ना। आज उसी से मिलती जुलती एक और चीज पढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं घोष, अघोष वर्ण, और दूसरा नाम इसका अगला प्रकार है सघोष वर्ण। सघोष को हम लोग घोष वर्ण भी कहते हैं। सघोष को क्या भी कहते हैं? घोष वर्ण भी कहते हैं। ये भी बात याद रखो। अब पहले हम लोग इनकी परिभाषा की बात करेंगे कि इनकी क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो देखो, नाम से समझते हैं। पहले इनका हम लोग वर्ण विच्छेद करें। आ प्लस घोष, ये तो इसका विच्छेद होगा। आ उपसर्ग है, हम जानते हैं नकारात्मक अर्थ देता है, किसी भी मूल शब्द के पहले जुड़ जाए तो। ना या नहीं के अर्थ में ये अर्थ देगा। क्या देगा? ना या नहीं के अर्थ में, ठीक है। और घोष का अर्थ क्या होता है? घर्षण। घोष का अर्थ घर्षण से समझ सकते हैं। यदि घर्षण शब्द हमें कठिन लगता है तो कंपन याद रख सकते हैं। और अब ये कंपन नहीं याद रख पाएंगे तो फिर दूसरा और समझ में भी नहीं आएगा, झंकृत माने झंझनाहट। तो जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई कंपन, कोई झंझनाहट नहीं होती गले में। ये परिभाषा अपने हिसाब की, किताब की परिभाषा अलग है, अभी बताएंगे। ऐसे सघोष की बात करें, सा और प्लस घोष। अब जरा देखिएगा, सा इसमें भी उपसर्ग है, और सा उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? साथ में या सहित। सा का अर्थ क्या होता है? साथ में या सहित। जैसे आप पढ़ते हैं ना सपरिवार, मतलब परिवार सहित आना है, ठीक है। सघोष और घोष का अर्थ तो वही निकलेगा दोनों जगह, कहीं पर भी लिखा हो घर्षण या कंपन या झंकृत होना। अब इनकी जरा परिभाषाओं की बात सुनते हैं कि वे वर्ण जिनमें या जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिकाओं में किसी प्रकार का कंपन या किसी प्रकार का झंझनाहट ना हो, वाइब्रेशन ना हो, तो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना होता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अघोष वर्ण, ठीक है। अब जैसे करके बात करेंगे कौन से होते हैं। यहाँ की क्या डेफिनेशन बनेगी? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या स्वर तंत्रियां झंकृत होती हों, उन्हें कहते हैं क्या? सघोष या घोष वर्ण कहते हैं, होती हों, ठीक है। ये तो परिभाषा हम वैसे इसी नाम से याद रख सकते हैं। अब बात ये आती कौन कौन से होते हैं, इनको समझना है। अब इनको समझने के लिए हमें स्पर्शी व्यंजन याद होना चाहिए, जो हमें बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ वर्ग है, 5 वर्गों में ये बटे हुए हैं। पहला वर्ग है का वर्ग, फिर है चा वर्ग, फिर है टा, ता और पा वर्ग, ठीक है। अब जैसे ही हमने इनको आगे कंटिन्यू लिखा, जैसे का, खा, गा, घा और कौन है ये? अंगा, चा, छा, जा, झा, और ये कौन था आखिरी का? इया। फिर आएगा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये तो सही बोल देते हो। ता, था, दा, धा और ना। पा, फा, बा, भा और मा। इनमें सब में हलंत का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, करते ही हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि ये हमारे पास स्पर्शी व्यंजन है 1, 2, 3, 4 और 5। अब सुनो जरा, अब इनमें हमें ये ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जब इन 2500 व्यंजन का हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्रियों में, मतलब हमारे गले में
यहाँ पे हमें एक वाइब्रेशन का आभास होगा। तो हमारी स्वर तंत्रियों में उच्चारण जब करेंगे तो कंपन होगा, माने झंझनाट या झंकृत होती हैं। तो जरा बोल के देखें का, और ये देखें, महसूस करें क्या गले में कोई कंपन या वाइब्रेशन हो रहा है? सब में ही का, देखो का में इसलिए हमें थोड़ा सा लग सकता है, कारण उसका बताएं कि ये पूरा वर्ग कंठ से बोला जाता है, गले से बोला जाता है, इसलिए थोड़ा सा लग सकता है। थोड़ी देर बाद का पढ़ेंगे, पहले हम चा वर्ग से शुरू कर लेते। चा व्यंजन का जरा उच्चारण करके देखो, चा। चलो मेरे साथ कोशिश करो, देखते हैं कैसे नहीं होगा। आप पहले बोल के देखें, कौन सा? पहले बोल के देखो क, फिर बोले ख, और अगला बोलो ग, क ख ग। अंतर कहां लग रहा है? ज्यादा वाइब्रेशन सा हो रहा हो गले में, क ख ग। अरे तीनों में कैसे होगा? कहीं कम कहीं ज्यादा होगा। हाँ, लास्ट के तीन के भी वहां तक पहुंच नहीं पाए। अब आप यहां से देखेंगे तो यहां से हम लोग क्या पा रहे हैं, यहां से ये स्थिति बन रही है कि आपके का खा में उतना ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा जितना कि इन तीनों व्यंजनों को आप पढ़ोगे उतना ज्यादा होगा। जैसे बोल के देखते हैं, क ख ग घ अंगा, यहां से गले में एक हल्का सा वाइब्रेशन जैसा आभास होता है। तो आप याद रखेंगे ग घ अंगा में ज्यादा कंपन होता है, किसके कंपेयर में? का और खा की तुलना में। ऐसे देखेंगे चा छ ज झ या, गले में हल्का सा कंपन होता है। मतलब ये हुआ कि आप देखेंगे यहां से लेकर के इस वाले यानी कि तीसरा चौथा पांचवें वर्ण के उच्चारण में कंपन ज्यादा होता है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। सा का मतलब हो गया सहित, घोष का मतलब घर्षण या कंपन, मतलब घर्षण सहित या कंपन सहित ये व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। और इनमें कंपन उतना ज्यादा नहीं है, तो इनको दोनों को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहा जाता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कम कंपन या ना के बराबर कंपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यदि ऐसा लिख दें, यदि यहाँ पे ऐसा लिखें कि अपने पास में कौन कौन से सघोष वर्ण हैं, कौन से अघोष वर्ण हैं, तो हम आ से शुरू करते हैं, क्योंकि आ जो है आपका वर्णमाला शुरू करने वाला पहला वर्ण है अघोष वर्ण। ठीक है, अब एक बात बताओ, दूसरा इसका टाइप है सघोष कह लो या इसी को घोष कह लो, कोई अंतर वाली बात नहीं है। सघोष कह लीजिएगा या घोष कह लेते हैं, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब अगली बात देखो, अघोष आपके वर्णमाला का पहला वर्ण आ है, ठीक है, और इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ते हैं तो वहां पे ए है, और गणित में पहला वर्ण कौन सा होगा? 1। अब देखो, तो आपने हिंदी के हिसाब से तो लिख दिया अ, इंग्लिश का कोई काम नहीं तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन गणित का काम है, तो गणित में पहला कौन सा आएगा? 1 और 2। तो ये दोनों वर्ण कहां मिलेंगे? ये दोनों वर्ण हमको मिलते हैं स्पर्शी व्यंजन में। तो स्पर्शी व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सघोष की बात करेंगे, तो अब कौन बचे? 2 3 2 1 2 के बाद फिर बचा तीसरा, चौथा और पांचवा। तो बताएंगे स्पर्शी व्यंजन का तीसरा और चौथा पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। अब क्या हमारे पास इतने ही व्यंजन होते हैं और नहीं है, या इसमें और भी शामिल हो सकते हैं? तो अब अपने पास कौन कौन से व्यंजन शेष हैं? जैसे आप बताएंगे कि एक अंतस्थ व्यंजन शेष है, अंतस्थ व्यंजन शेष है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपना ऊष्म व्यंजन शेष है, जिसे संघर्षी भी कहते हैं। अब ये 2 व्यंजन शेष हैं अपने पास में। अब जरा बताइएगा कि अंतस्थ को कहां रखेंगे, ऊष्म को कहां रखेंगे? बताओ, बोल के देखो, अंतस्थ में कौन से आते हैं? या, र, ल, व। अब ये किस में आएंगे? आपके अघोष में या सघोष में आएंगे? यदि ये बात समझ में आ जाएगी तो हो सकता है कि आप बन जाएंगे, अघोष में आएंगे। या, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन को बोल के देखें, अंतर अपने आप समझ में आएगा। सा, स, ह। आप या, रा, ला, वा का उच्चारण करते हैं तो या, रा, ला, वा कहां आते हैं? आपके सघोष में आते हैं, क्योंकि इनमें कंपन होता है। अभी अपन लोग इनको देख लेंगे बोल के। देखो, या बोलेंगे, गले में अलग वाइब्रेशन होगा। या, रा। अच्छा, रा का नाम बताया था, क्या नाम बताया था?
और प्रकंपित। अब इसका नाम ही है प्रकंपित व्यंजन, बताया था ना, प्रकंपित कह लो, लुंठित कह लो, तो इसका नाम ही प्रकंपित, मतलब इसके में तो जीव में कंपन हो रहा है। ठीक है, तो या, रा, ला, वा हम याद रखेंगे, ये आपके सघोष में आते हैं। अब इनके बाद समझिएगा। अब देखो ऊष्म व्यंजन है सा, शा, सा, सा और हा। हम जैसे ही सा 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 बोलते हैं, शा, शा और सा इनको बोला, लेकिन जैसे ह बोलेंगे ह, तो हा में कंपन होता है, तो हा इनमें शामिल नहीं किया जाएगा, हा यहां से अलग हो जाता है। और अब जरा समझें इस बात को, मैंने कल बताया था ये तीनों भाई इतने मतलब भले लोग हैं, हमेशा साथ में रहेंगे। कल बताया था सा में कभी भी विभाजन नहीं हो सकता, किसी भी स्थिति में सा जहां भी रहेंगे तीनों एक साथ रहते हैं। लेकिन ऊष्म व्यंजन में याद रखेंगे तीनों सा और हा एक साथ आते हैं। क्या आते हैं? जैसे शा, शा, सा और हा ये एक साथ आएंगे तो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब ऐसे करके पूछता है तीनों सा किस में आते हैं, तो आप बताएंगे ये आपके अघोष में आते हैं। ठीक है, हा यहाँ पे किस में आ गया? आपका सघोष में आ गया। अब जरा इनकी संख्या की बात कर लेते हैं, टोटल ये कितने हो गए। जब टोटल की बात करेंगे तो ये अपने पास हो गए 10। हो गए क्या नहीं हो गए? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना कि 10 कैसे हो गए। फिर इसके बाद आ गए अपने 3, तो टोटल ये हो गए अपने पास 13, 13 हो चुके हैं। ठीक है, तो 13 याद रख लेंगे। ये कितने हो जाएंगे? 15, 4 और 1, टोटल हो गए 20। इनकी संख्या कितनी है? 20 है। अब एक बात और समझिएगा, इनमें अभी एक चीज और छोटी छोटी लग रही होगी अपने को, स्वर। स्वर कहां शामिल कर दें? तो स्वर आपके शामिल होते हैं सघोष में, क्योंकि जब भी हम कोई भी स्वर बोलते हैं उनमें हल्का सा कंपन होगा, झंकृत होती हैं स्वर तंत्रियां, तो हम इसमें किसे भी शामिल कर लेंगे, स्वर को भी शामिल कर लेते हैं। तो अब जरा स्वर को शामिल कर दिया अपन ने, तो अब जरा समझिएगा कि स्वर को शामिल कर लेते हैं तो कितने और अंक शामिल हो जाएंगे, तो बताएंगे 11 अंक और शामिल हो जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 31 हो जाती। कितने हो जाएंगे? 31 हो जाएंगे। तो आपसे पूछे अघोष वर्ण की संख्या कितनी है, तो ये तो फिक्स हो गई, हर हाल में 13 ही रहेगी। लेकिन यदि ऑप्शन में आपसे सघोष पूछ रहा हो और 31 नहीं दिया है, तो हम क्या लगाएंगे? 20। ये तो उस स्थिति में जब स्वर को भी शामिल कर लेंगे तब, नहीं तो 20 सही आंसर है ना। जैसा आपको अभी कल पढ़ा रहे थे, कल बताया था क्या, कल हमने 2 चीजें पढ़ी थी। कल हमने 2 चीजें पढ़ी थी, कौन कौन सी पढ़ी थी जरा देखो। कल पढ़े थे पहले हम लोग अल्प प्राण, कल पढ़ रहे थे अल्प प्राण। ठीक है, और इसी का दूसरा भाई है जिसका नाम क्या था? महाप्राण। ठीक है, और ये इनके रिश्तेदार हैं जैसे अघोष और सघोष। सघोष को और किस नाम से जानते हैं? ओनली घोष। ठीक है, अब देखो अल्प प्राण बताए थे, अल्प प्राण स्पर्शी व्यंजन में, अल्प प्राण स्पर्शी व्यंजन में कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्शी व्यंजन का, स्पर्शी व्यंजन का अल्प का मतलब होता है कम, कम है तो डिजिट ज्यादा आएंगे, ज्यादा माने 135। ध्यान करो, मैंने बताया था अल्प है तो संख्या ज्यादा आती है 135। तो स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और कुछ आ सकता है क्या? कौन आएंगे? तीनों सा आ जाएंगे, 4 आएंगे। ऊष्म या अंतस्थ व्यंजन दोनों में से कौन आएगा? ऑप्शन दे, अंतस्थ आएंगे। यारा लावा या शा शा सा हा, यारा लावा आएंगे। तो यहां लिख दे, दूसरा कौन आ रहा है? अंतस्थ व्यंजन आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन आ रहा है। और यहां पे क्या लिख लेंगे? या, रा, ला और वा, ये 4 व्यंजन हो गए। ठीक है, अब देखो इनकी संख्या बताई थी, 15, 4, 19 हो जाएंगे। ये 15 और प्लस 4 बराबर 19 हो जाती है इनकी संख्या। ठीक है, अब देखो महाप्राण में क्या बताया था? महाप्राण बताएंगे आप स्पर्शी व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, और इनके साथ और क्या शामिल हो रहा था? आपका ऊष्म व्यंजन। क्या शामिल कर रहे थे इसमें? ऊष्म व्यंजन भी शामिल कर रहे थे। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो हम जानते हैं अच्छे से, शा, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या चीज और शामिल कर सकते हैं विकल्प के तौर पे? तो आप बताएंगे हम इसमें स्वर को शामिल कर लेते हैं। क्या स्वर? नहीं, स्वर क्यों शामिल होंगे? हटाओ,
अब यहां पे लिखा, इनकी टोटल संख्या लिख लेते, कितने हो गए 10 + 4 = 14। इनकी संख्या ये फिक्स रहेगी। हमें स्वर को शामिल करना है तो यहां पे स्वर शामिल कर सकते हैं, इनमें स्वर को भी शामिल कर लेंगे तो स्वर होते हैं 11। तो टोटल ये उस स्थिति में कितने हो जाते हैं 30 हो जाते हैं। अब आपसे पूछे बताओ स्वर क्या है, अल्प प्राण। स्वर क्या है समझना, अल्प प्राण और अघोष। स्वर है महाप्राण, अघोष। फिर पूछेगा अल्प प्राण, सघोष और नहीं, महाप्राण, अघोष और महाप्राण, सघोष, ऐसे 4 ऑप्शन बन जाएगा। मतलब एक बार इसके साथ मैच करेगा, एक बार इसके साथ करेगा। अब बताओ स्वर, एक पॉइंट में तो आपको लिखा दिख रहा है कि स्वर आपका अल्प प्राण है, अब यहां किसके साथ जाओगे, सघोष के साथ में जाएंगे। तो स्वर कौन है, अल्प प्राण है और सघोष है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि आ और आ मिल नहीं सकते। ठीक है, ऐसे भी याद रख लो। अब यहां तक की बात होगी, अघोष की बात करो। तो अघोष जो है स्पर्शी व्यंजन में, अघोष जो है स्पर्शी व्यंजन का कौन सा वर्ण होता है, आ है। तो आप बताएंगे 1 2 3 5 तो हम करेंगे नहीं ना, 1 2 बस। ठीक है, तो पहला दूसरा व्यंजन हमने याद रखा, इनके साथ साथ कुछ और व्यंजन जोड़ सकते हैं। 3 कौन से हैं वो, शा और सा और सा। ठीक है, और इनकी संख्या हमेशा हमेशा कितनी रहने वाली है, 13 रहने वाली है। ठीक है, 10 और 3 हो जाएंगे। सघोष की बात करते हैं तो सघोष में बताएंगे कि स्पर्शी व्यंजन का कौन सा वर्ण, तो तीसरा, 3 4 5, तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। ठीक है, अब दूसरा कोई व्यंजन हो सकता है, बिल्कुल है। कौन सा बचा है, अंतस्थ व्यंजन बचा, या रा ला वा, और अपने पास क्या बचा, हा। तो और इनके बाद कुछ याद रखना है तो ये याद रखना, या रा ला वा और हा। हाँ, इनकी संख्या यदि हम जोड़ते हैं तो 15, 4 और 1 = 20। एक तो बात आप ये याद रखो, लेकिन इनमें भी हम क्या जोड़ सकते हैं, स्वर भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही हम इनमें स्वर जोड़ते हैं तो इनकी संख्या 31 हो जाती है, 31 हो जाती है। 13 कहां गए, 13 और 31 एक दूसरे का अपोजिट विपरीत अंक है, सघोष और अघोष का, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हमने एक साथ अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष याद कर लिए। इनमें एक बात और याद रखेंगे, महाप्राण के लिए जो बात बताई थी, एच वाली बात और याद रखना। जब भी किसी व्यंजन वर्ण में एच आ जाएगा वो आपका क्या बन जाता है, महाप्राण बन जाता है। चा और सा में ध्यान नहीं देंगे, बस ये 2 अपवाद रहेंगे। बाद बाकी ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होगी, समझ में आ गई सारी, पेपर में खूब आते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे अपन लोग, अब क्या मैंने बताया, अब एक ऑप्शन दे के नहीं पूछता, अब वो एक साथ यही दे देगा, अल्प प्राण, अघोष, अल्प प्राण, सघोष, इस तरह से अल्टरनेट करके ऑप्शन बनाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा सावधानी से पढ़ लेंगे। जल्दबाजी किस बात की है भाई, 2-2.5 घंटे 3 का समय दिया गया है पहले से, हम 2 घंटे पहले करके अब बैठे जालंग वालंग देख रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि धीरे धीरे करके शालीनता से प्रश्न को हल किया जाए। ठीक है, अब चलो, अब इसके आगे चलते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष के बाद में जो हम लोग पहला टर्म पढ़ने वाले हैं, पहला टर्म पढ़ेंगे, एक आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, अब हमसे कभी कभी पूछता है कि बताओ ये द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं या क्या है। तो अब एक बात बताओ, पहले हम लोग इंग्लिश की तरफ चलते हैं, बताइएगा ये क्या लिखा है। इसको पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ते हैं, नहीं वर्ड वाइज कैसे पढ़ते हैं, APPLE। अच्छा, कभी गलती से इसको हम पढ़े, कभी ऐसे APPLE, ऐसे काहे नहीं पढ़ते। ऐसे इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि यहां पे P 2 बार आया है। अब P 2 बार आया तो हमने क्या बोल दिया, डबल बोल दिया। अब वैसे ही माना कि हिंदी में कोई चीज 2 बार आ जाएगी तो उसको कैसे बोलेंगे, तो उसको अपन हिंदी में द्वित्व कह देते हैं। क्या कह देते हैं, द्वित्व कह देते हैं। जहां पे 2 व्यंजन आगे पीछे जुड़ रहे हैं, क्या कंडीशन होगी, कंडीशन बताएंगे, तो उस स्थिति को द्वित्व कहते हैं। जैसे एक कंडीशन समझो, इसमें जो व्यंजन आते हैं वो द्वित्व कैसे हो सकते हैं। तो पहली बात देखो, आप याद रखेंगे, जैसे माना कहीं पर लिखा है ला, और ला में नहीं है क्या, स्वर, स्वर रहित है। स्वर रहित व्यंजन अपने जैसे दूसरे स्वर सहित व्यंजन से यदि जुड़ता है, तो अब जो इनके मेल से जो अब यहां पे वर्ण बनेगा, ये कंडीशन कहलाती है द्वित्व व्यंजन। समझ में आ गई बात, मतलब ऐसा। और हिंदी बताएं इसकी, पहला आधा और फिर पूरा। ठीक है, आपने देखा कहां लिखा है, ये लिखा है कहीं पे मां और मां, और आपसे कह रहा है ये और ये, तो बता दोगे ना। अब
ठीक है। फिर आपसे कह रहा है का और फिर का, और आप बता दोगे कि हाँ ये तो द्वित्व व्यंजन की कंडीशन बनी रही, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। तो जब भी पहला व्यंजन स्वर रहित है और अगला व्यंजन समान स्वर सहित है, तो इस प्रकार के व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है, तो बता देंगे द्वित्व व्यंजन कहलाता है। उदाहरण समझो। अब उदाहरण की बात करते हैं। यदि उदाहरण की बात की जाएगी तो आप यहां पे बताएंगे, जैसे माना लिख दिया आपने, लिखा किसी ने चच्चू, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो अब यहां पे देखेंगे तो ये क्या कंडीशन बन रही है, द्वित्व है। फिर आपने कहीं पे लिखा हुआ पाया पप्पू, तो ये भी द्वित्व की कंडीशन बन रही है। फिर आपके पास एग्जाम में आता है, वहां लिखा हुआ है दिल्ली, अब इसमें कहां पे है, ला है, ठीक है। तो कौन सा द्वित्व वर्ण है, बताएंगे ला द्वित्व वर्ण है। फिर लिखा मिलता है हमें सम्मान, और सम्मान आपका कहां करवाया, किसी अच्छे से शानदार कहीं सम्मेलन में, तो इन दोनों में द्वित्व व्यंजन क्या है, मां है। मम्मी लिख दिया, मम्मी में भी क्या है, द्वित्व व्यंजन है। आपने बिल्ली लिख दिया, उसमें भी क्या है, द्वित्व व्यंजन है। को पप्पू, अच्छा डब्बू किसी का नाम है क्या, अच्छा वैसे याद आ गया, अच्छा अच्छा, रुक जा, मैं क्या बता, मैं खुद अपना भूली। हाँ, अगला शब्द आपके पास ये है, तो अब बताओ इसमें द्वित्व व्यंजन कहां है। और देखो आराम से, जल्दबाजी मैंने क्या क्या है ही नहीं कहीं जाने की। तो अब एक बात बता दो, है या नहीं है, है तो फिर नहीं है। कब तक नहीं होगा द्वित्व व्यंजन, जब तक ये कंडीशन नहीं बनेगी, दोनों समान व्यंजन नहीं आएंगे तब तक कंडीशन नहीं बनेगी। वो तो अपना काम क्या है, अब तो चलो ठीक है, आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके बगल में साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार बैठे होंगे, और वो तो इतने कॉन्फिडेंट रहेगा कि हम तो अभी पढ़ के ही आए हैं, घर से सीधे यही पढ़ के आए हैं। और अपन क्या है, एग्जाम टाइम में ऐसी बातों पे बहुत जल्दी आ जाते हैं, मैंने कह रहे इतना आदमी पढ़ा लिखा कह रहा है, तो हो सकता है कुछ सही कह रहा होगा, तो हम अपने मत में हो सकता है बदलाव करें, लेकिन इसीलिए बता रहे हैं कि आप जरा समझिएगा, जब तक दोनों समान नहीं हो, मतलब और हिंदी बताएं, डेढ़ व्यंजन एक जैसे ही नहीं हो, पहला आधा एक जैसे ही हो, पहला आधा हो, उसके हालीवाद कैसा हो, पूरा हो। अब यहां पे ऐसा संयोग बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये कौन नहीं है, ये आपका द्वित्व वर्ण इसमें नहीं बन रहा, ठीक है। अब आपने लिख दिया माना सम्मेलन, और बाद बाकी देखो सब में कंडीशन क्या बन रही है, एक और बता दो, क्या इसमें स्थिति बन रही है या बन सकती है, नहीं बनेगी तो मना कर देना, बन रही हो तो बता देना। हाँ बन रही है। अब इसमें क्या है कि हम आधा ता और आधा ता है, तो ये कंडीशन ये है, क्योंकि हम दोनों ता को आधे ता को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि भ्रांति बन जाती, ला की स्थिति की गड़बड़ होने लगती है। इसलिए विद्वानों ने कहा है कि जब आपको आधा ता लिखना हो ता के साथ में, तो लाइन खींच दो, तो कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। नहीं पता चला आपने ऐसा ता लिखा और एक होशियार आया उसने ऐसा आधा ता बना दिया, लो लिख रहे थे कुत्ता, लिख गया कुल्ला, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अब ये बस बात समझिएगा कि आपको याद रखना है, कलकत्ता में द्वित्व व्यंजन वर्ण की कंडीशन बिल्कुल बन रही है, और द्वित्व की कंडीशन क्या होती है वो मैंने बता दी। पहला स्वर कैसा, पहला व्यंजन कैसा हो, स्वर रहित और समान स्वर सहित व्यंजन से जुड़ता हो, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है अपना द्वित्व व्यंजन, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और छोटा सा टर्म आता है, उस टर्म का नाम है आपका, उसका नाम क्या है, व्यंजन गुच्छ। इसका नाम है व्यंजन गुच्छ, व्यंजन गुच्छ। चलो देखो अब ये क्या है, अभी हम द्वित्व की बात कर रहे थे, नाम में ही समझ में आ रहा था द्वित्व का मतलब होता है दो। अब व्यंजन तो समझ में आता है, गुच्छ भी समझ में आना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। गुच्छ हम किसे कहते हैं, गुच्छा किसे कहते हैं, चाबी का, हाँ पंच मतलब जो चीज एक साथ कई हो, एक साथ कई सारी चीजें जुड़ी हो, उसे हम लोग गुच्छा कह देते हैं। जैसे आप देखें जैसे माना कि यहाँ पे एक, मतलब अंदाज से बता देना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, समझ तो रही है। जैसे माना यहाँ पे लिखा हम लोगों ने एक, हाँ अपने लिखा एक व्यक्ति का नाम लिख दिया रास बिहारी, ठीक है, और एक का नाम लिख दिया
ना आत्मा राम। अब एक बात बताओ आपको, और एक और लिख दें, एक का नाम लिख दें, रुक सीताराम ने, एक का नाम लिख देते हैं अपन, मान लो के मलहारी। वो कंडीशन जो हम चाह रहे हैं वो नहीं बन पा रही। चलो अब वो क्या है, सरल आ रहा है, नहीं आप हाल बता दो, सोच रहे कोई अच्छा सा मिल जाए। अंशुल नहीं, तीनों चीजें उसमें बन जाएंगी। एक आध वीर योद्धाओं के नाम बताओ जरा, बड़े। पृथ्वीराज नहीं है, चलो मैं ही लिखता हूं फिर। अब मुझे सरल सा ही नाम लिखना पड़ेगा, तुम लोग हाल समझ जाओगे, इसलिए मैं सोच रहा हूं कठिन मिले। चलो दुनिया में खैर इससे सरल कुछ है नहीं, हो कठिनाई में कुछ रखा भी नहीं है। जीवन जितना सरल हो, सहज हो, उतना बढ़िया रहता है। देखो अच्छा, ऊपर वाला यदि हम लोग नाम पढ़ते हैं रास बिहारी, तो इसमें कहीं कटे पिटे अक्षर समझ में आ रहे हैं? बिल्कुल सही लिखा है, मतलब इवन मात्राएं वर्ड वगैरह सब कुछ सही लिखा है। और नीचे वाले में थोड़ा सा लग रहा है। अच्छा आपने शायद ऐसा अनुभव किया हो, मैंने तो भारी किया है। कैसा कि अपने आसपास या रिश्तेदारी में या किसी के यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 7-8 साल के बच्चे, उनसे पूछो क्या बेटा हिंदी पढ़ लेते हो? कि हाँ। वो बड़े बड़े होशियार हैं, नई जनरेशन के, उनको पता है ये कौन सा पढ़वाएंगे, हाँ ही कर दो। लेकिन उनको नहीं पता अपन भी बहुत ढीठ है, अपन ने कहा तो पढ़ के सुना, अब वो फंस गया। उनके नहीं, पढ़ तो लेते हैं लेकिन कटे पिटे अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं। कटे पिटे अक्षर का मतलब जो इस तरह से जुड़े होते हैं, ये ऐसे नहीं पढ़ पाते। तो अपन ने कहा कोई बात नहीं, नहीं पहले तो उसने ये कहा कि नहीं पढ़ तो लेते हैं, कि अटक अटक के पढ़ पाते हैं। तो अपन ने कहा अटक अटक के पढ़ते, और उन्होंने कहा ये तो पढ़वा के ही मानेंगे। फिर वो कहता है कि अटक अटक के नहीं, कि कटे पिटे अक्षर भी नहीं पढ़ पाते, कि कोई बात नहीं कटे पिटे धीरे धीरे छोड़ के पढ़ दे। तो क्या है कि अब ऐसे ही वर्ण जो कैसे होते हैं, कटे पिटे होते हैं, लेकिन कटे पिटे का मतलब आधे अधूरे, दूसरे एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जुड़ा होगा। अब एक बात बताओ कि आपसे जैसे मानो यही प्रश्न है व्यंजन गुच्छ, तो आप व्यंजन गुच्छ में इसे आंसर करोगे क्या? पहले ये बताओ। मतलब ये बता रहे हैं कि जो चीज हमें नहीं आती, बाई चांस वो कभी एग्जाम में आ जाती, तो उनमें से और बाद बाकी ऑप्शन के कैसे हटाएं। तो पप्पू तो नहीं आंसर करेंगे, इतने पप्पू भी नहीं है अपन, है ना। तो क्योंकि आपको पता है ये कौन है, द्वित्व है। हाँ ये द्वित्व व्यंजन में शामिल है, तो ये तो वैसे ही खत्म बात। अब दो बच रहे हैं, अब जरा समझना इन दो में कि व्यंजन गुच्छ क्या है। व्यंजन गुच्छ ये है कि कोई भी व्यंजन, कोई भी स्वर रहित व्यंजन, ऐसा लिखो, कोई भी स्वर रहित व्यंजन, ऐसा नहीं, व्यंजन प्लस व्यंजन, एक सरल वे में लिख लेते हैं। जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हो और उनके बीच में स्वर का अभाव रहता हो, उनके बीच में स्वर का अभाव रहता हो, तो उस स्थिति को हम लोग, अभाव रहता हो तो उस स्थिति को हम लोग क्या कह देते हैं? व्यंजन गुच्छ कहते हैं। अब देखना, जैसे माना, अब इसमें एक और बात याद रखेंगे नोट के रूप में कि इसमें समान व्यंजन वर्ण नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? समान व्यंजन वर्ण नहीं होंगे इसमें, ये इसकी कंडीशन, व्यंजन वर्ण नहीं होंगे। यदि समान हो जाएंगे ना तो ये कुछ और बन जाएगा, फिर द्वित्व बन जाएगा। जैसे अंतर समझो, जैसे माना कि आपने लिखा, इसी को ले लेते, गुच्छ को ले लेते, गुच्छा लिख देते हैं। आपने लिखा गुच्छा। अब इसमें ध्यान से ये देखो कि इसमें दो व्यंजन वर्ण ऐसे होंगे कम से कम जिनके बीच में स्वर नहीं आया होगा। दो व्यंजन वर्ण इसमें जुड़े हैं और उनके बीच में स्वर है ही नहीं। अब जरा देखो, जो ये वाली कंडीशन जो मैंने बनाई है, इस कंडीशन में कोई खरा उतर रहा है क्या? चा और छा, यदि इनका हम थोड़ा सा वर्ण विच्छेद करें तो क्या कर सकते हैं? गा, गा के साथ हलंत लगाया, छोटे ऊ की मात्रा लगी है, छोटा ऊ लिख दिया, फिर आपने आधा चा लिखा, फिर यहाँ पे आधा चा लिखा, और आधा चा लिखने के बाद में आपने फिर से प्लस का साइन लगाया और छा लिखा। ठीक है, छा में बड़े आग का मात्रा लगी है तो इसको ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, वैसे तो हमें यहां तक जाना ही नहीं है क्योंकि अपना काम यहीं पे हो गया। यहीं पे यदि रोक देंगे ना, हाँ यहीं पे यदि रोक देंगे, बड़ा छा कर दें इसको, तो यहां से बात क्लियर हो जाएगी। कैसे कि आपके चा और छा के बीच में क्या नहीं आ रहा है? स्वर नहीं आ रहा है। आप यदि यही बात यहां देखें, गा आपका व्यंजन है कि नहीं है? पहले ये बताओ, गा व्यंजन है ना? गा व्यंजन है और चा क्या स्वर है? चा भी व्यंजन है। जब गा और चा व्यंजन है, लेकिन इनके बीच में कौन बैठे हैं? स्वर बैठा है। तो जब दो व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनके बीच में अभाव है स्वर का, उनके बीच में अभाव है स्वर का, तो वो स्थिति क्या कहलाती है? व्यंजन गुच्छ कहलाती। मतलब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन से जुड़ा है। गुच्छ का मतलब ही तो यही होता है, एक ही साथ सब जुड़े हों। तो दो व्यंजन एक साथ जुड़े हों, बोलो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े?
तो ये चीज कहलाती है व्यंजन गुच्छ। अब इसके कुछ उदाहरण देखो, पहले यहां पे आओ। क्या रास बिहारी को व्यंजन गुच्छ में ले जाओगे? नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सब अपने आप में स्वतंत्र है ना। और आत्माराम को ले जाओगे क्या? आत्माराम को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ता और मां के बीच में कौन नहीं है? स्वर नहीं है। अब पप्पू आपको पता है कौन है? द्वित्व है। तो आप द्वित्व समझ गए और हम व्यंजन गुच्छ समझ गए। अब कुछ उदाहरण इसके समझते हैं। जैसे अभी आपने एक उदाहरण लिखा था मुंबई, अभी हमने उदाहरण एक लिखा था मुंबई। अब यदि इस तरह से लिखते हैं तो थोड़ी सी असमंजस हमें हो सकती है, क्योंकि यहां पे उतना क्लियर हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम पुराना नाम लिखते हैं ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे। अब देखो यहां पे व्यंजन गुच्छ बनेगा कि नहीं? बिल्कुल है। मां और बा के बीच में स्वर का अभाव है, तो जहां पे भी स्वर का अभाव होगा वहां पे अपना क्या बन जाता है? व्यंजन गुच्छ बन जाता है। ठीक है, आपने लिख दिया क्यारी। ठीक है, अब देखो आधा का और प्लस या, इन दोनों के बीच में क्या नहीं है? चलो एक वर्तनी वाले जगह पे एक शब्द और लिखो च्यवनप्राश। जहां वर्तनी लिखते हैं ना हम लोग, वहां पे एक शब्द लिख लो च्यवनप्राश। डाबर का आता है, सोना चांदी का आता है, अपने हिसाब से लिख लेना जो ठीक लगता हो। डाबर का लिख लो च्यवनप्राश। देखें साहब, हमेशा खाने पे ध्यान रहा है कि डब्बे पे भी ध्यान गया है? डब्बे पे गया होगा तो सही लिख लोगे, और खाने पे गया है तो सुरक्षित तन और तेज दिमाग है ही। लिख लिया? अरे उसको लिखने दे, तेरे हथियार कहाँ हैं? चलो कोई बात नहीं है। सुनो जरा, अब देखना, बताइएगा कि किस तरह से हम यहां पे लिख सकते हैं, या आपने लिखा है। हमने दो ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आपने कहीं तीसरा तो नहीं लिख दिया? पूरा चा लिख देते हैं, पूरा चा चवन। ऐसे तो कहां देख लिया? ये तो और खतरनाक हो जाएगा। चलिएगा, वैसे ये तो खैर गड़बड़ है, इसको अपन लोग हटा देते हैं, है ना। अब एक बात बताओ, यदि हमें सोचा कि आप लोग कंफ्यूज होंगे तो कुछ इस तरह में होंगे, आपने नए तरह में कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि हमने इनमें से हमें कौन सा ठीक लग रहा है? दूसरा वाला, पहला वाला। इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? च्यवनप्राश। होता क्या है? च्यवनप्राश, आधा या आएगा। तो कभी भी बर्तनी में भी आ जाए ना, तो आप किसके साथ जाओगे? इसके साथ जाओगे। ठीक है, किसमें? या पूरा ही आएगा? आधा या नहीं, आधा या कैसे आएगा? आधा। अच्छा, अब देखो इसमें द्वित्व व्यंजन है कि नहीं, पहले ये बताओ। द्वित्व नहीं है, गुच्छ है। हाँ, गुच्छ की कंडीशन बन रही है आधा चा और या, और फिर चलो सीधे पा और फिर चलेंगे रा। तो ये कंडीशन आपको बन रही है कौन सी वाली? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे व्यंजन गुच्छ का। तो अब जरा देखते हैं कि हमने दो तीन चीजें देखी यहाँ पे। एक तो हमने द्वित्व व्यंजन देखा, उसके बाद व्यंजन गुच्छ देखा। ये सरल सी चीजें हैं। ठीक है, अब इनके बाद में हम पढ़ेंगे कल कौन सी चीज? आगत या विदेशी ध्वनियां। आगत या विदेशी ध्वनियां, इनको हम एक नाम से और जानते हैं। आगत या विदेशी ध्वनियों को, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रहित भी कहते हैं, ग्रहित ध्वनियां। अब जरा समझ लो 1 मिनट में ये नाम के बारे में, फिर हम इसकी चर्चा बाद बाकी कल करेंगे। आगत का मतलब होता है आया हुआ, मतलब ये हुआ कि ये कहीं बाहर से आए हैं, आयात करवाए गए हैं। और विदेशी ध्वनियों का मतलब ये हो गया कि ये हिंदी भाषा से संबंधित नहीं है, किसी दूसरे देश की भाषा से संबंधित है, इसलिए विदेशी हो गए। ग्रहित का मतलब हुआ है हमने किसी को एडॉप्ट किया या एक्सेप्ट किया है, हमने किसी दूसरी भाषा से अपनी भाषा में शामिल कर लिया है, उसे कहते हैं ग्रहित। जैसे देखेंगे, आपको हिंदी में लिखना है, माना डॉक्टर लिखना है, तो डॉक्टर लिखना ऐसा ज्यादा ठीक रहेगा या डॉक्टर लिखना ऐसा ज्यादा ठीक रहेगा? कौन सा ठीक रहेगा? दूसरा वाला सही, हम जानते हैं, क्योंकि ये कभी प्रयोग ऐसा हुए नहीं, विचित्र लग रहा है देखने में ही। ठीक है, हाँ, तो अब देखेंगे कि ये जो प्रयोग है ये क्यों किया जाता है ऐसा। ठीक है, तो बाद बाकी शेष चर्चाएं करेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।